अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एक ही लेक्चर में ख़त्म करें। आप भी इस लेक्चर में पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए भी लेक्चर। और जो स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स कम आता है उनके लिए ही मैंने इस तरह से इसको जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि एक आसान तरीके से उनको मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि उनको लगता है मैथमेटिक्स है, हालांकि ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें खाली आपको प्लस माइनस करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। लेकिन इसमें सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर हम ये टर्म देखेंगे, इट गोज़ बैक टू 1920s। जब हम किसी भी सेट, जो कोई भी डेटा सेट जो हमारे पास होता है, उसका कोई सेंट्रल वैल्यू या उसका कोई ऐसा वैल्यू जो उस पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम जनरली तीन चीज़ें मेंशन करते हैं इंक्लूडेड है, जिसमें हमारे पास मीन है, मोड है और मीडियन है हमारे पास। तो ये तीनों चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको कल जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में आपको इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ाई, डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ाई और फिर कंटिन्यूअस सीरीज़ पढ़ाई। तीन तरह से हम जो है डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो तीनों पे हम ये चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे हम इनमें से मीन कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इनमें से जो है मीडियन और फिर मोड कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के लेक्चर में बने रहें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन। मुझे फ्रीक्वेंसी आपको यानी कि वैल्यूज़ दिए गए हैं, डेटा आपको दिया गया है, आप आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके हम स्टेप्स देखेंगे वन बाय वन। यानी कि आपके पास एक अनअरेंज्ड सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लासेस में कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो आप किस तरह से उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहला स्टेप जो आपने करना है वो है आपने डेटा को सॉर्ट करना है। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। उसको हम अरेड डेटा भी कहते हैं। द डेटा विच इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज कॉल्ड अरेड डेटा। तो सबसे पहले हम सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्ट किया आपने डेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद आप रेंज कैलकुलेट करेंगे। यानी कि आप देखेंगे लोएस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपके डेटा सेट में। डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, आप अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे कितने हम रखना चाहते हैं नंबर ऑफ क्लासेस। तो जितने नंबर ऑफ क्लासेस आप रखना चाहते हैं आप उतने रख सकते हैं। बस ये है कि आपका क्लास लिमिट जो है उसमें ज़्यादा हो सकता है या कम बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। बाकी जो है आप जितने नंबर ऑफ क्लासेस बनाना चाहते हैं उतना आप बना सकते हैं। कैलकुलेट द क्लासेस, जब आप नंबर ऑफ क्लासेस आपने डिसाइड किया है उसके बाद आप क्लास विड्थ जो है कैलकुलेट करेंगे। और फाइनल में आप जो है टैली करेंगे या काउंट करेंगे आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास बनते हैं लास्ट में, क्या वो आपके डेटा सेट में जितने आपके डेटा आइटम्स थे क्या उसके बराबर है। इस तरह से आप जो है किसी भी डेटा को फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये मेरे पास एग्जाम्पल है 0 1 3 4 12 13 19 15 20 23 27 29 37 31 41 46 50 एंड 48। ये मेरे पास 18 ऑब्जर्वेशन, ये मेरे पास डेटा दिया गया है। तो पहले मुझे सबसे पहले कौन सा स्टेप करना है, पहले मुझे इसको सॉर्ट करना है। मैंने इसको सॉर्ट करने की कोशिश किया, देखें यहाँ पे मैंने इसको सॉर्ट किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा मैंने पहले लिखा है, उसके बाद हम बढ़ती हुई तरतीब में आगे बढ़ते गए। यहाँ पे दूसरा स्टेप इसके बाद बन जाता है, वो है आपने रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज में आप देखेंगे सबसे लोएस्ट वैल्यू जो आया वो आपका लोअर लिमिट बन जाएगा, और आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू बनता है वो आपका हाईएस्ट वैल्यू बन जाएगा क्लास एक रेंज में, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू आपके पास बना 50 और लोएस्ट वैल्यू आपके पास 0 बना। जब आपने रेंज कैलकुलेट किया उसके बाद आप नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करते हैं। मैंने रैंडमली डिसाइड किया कि चलो मैं इसके 5 क्लासेस बना लेता हूँ, मैं इसके 5 क्लासेस बनाना चाहता हूँ। आप 10 बनाना चाहते हैं, आप 15 बनाना चाहते हैं, जितने आप चाहे उतने बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 5 बनाने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 बनाए। ये आपको कहीं पे क्वेश्चन पे नहीं पूछा जाएगा, जो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाएंगे वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा। तो जब आपने डिसाइड किया कि मैं 5 क्लासेस इसमें बनाना चाहता हूँ, तो उसके बाद आपने सबसे पहले जो है क्लास विड्थ कैलकुलेट करनी है। तो क्लास विड्थ कैलकुलेट करने के लिए आपने अपर रेंज जो है उसको माइनस करना है लोअर रेंज से। आपके पास अपर रेंज है, आपके पास लोअर रेंज है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लासेस जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इस तरह से आपको क्लास की विड्थ मालूम होती है, इस तरह से आप क्लास की विड्थ कैलकुलेट होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पीए में, जहां पे आपको अपर रेंज दिया जाएगा, आपको लोअर रेंज दिया जाएगा, उसके बाद आपको नंबर ऑफ क्लासेस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी क्लास विड्थ कितनी होगी। क्लास विड्थ यानी कि उसमें आपका क्लास इंटरवल कितना बनेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। चलिए, जब आपने क्लास विड्थ कैलकुलेट कर ली,
देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास अपर रेंज 50 था और मेरे पास लोअर रेंज 0 था, डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास 10 आता है क्लास इंटरवल, या आपकी क्लास विड्थ जो है वो 10 आ जाती है। जब आपके पास 10 आ जाती है उसके बाद आप जो है उसको इस डेटा को फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए मैंने 0 से स्टार्ट करना है और मैंने 50 तक जाना है, ठीक है, ये आप पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे। आपने 5 क्लासेस बनानी है और आपको ये भी पता चला कि मुझे 10 की विड्थ रखनी है, तो यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल हर बार 10 होना चाहिए। 0 से स्टार्ट किया 10 तक जाइए, ठीक है, 10 से स्टार्ट किया तो 20 तक जाइए, 20 से स्टार्ट किया तो 30 तक जाइए, 30 से स्टार्ट किया तो 40 तक जाइए, 40 से स्टार्ट किया तो 50 तक जाइए। यहाँ पे आपके पास 5 ही क्लास आए, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे हर एक क्लास की क्लास इंटरवल जो है, अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे किसी भी क्लास में, वो आपके पास 10 ही आएगा, क्योंकि हमने क्लास विड्थ 10 ही रखी है। तो इसके बाद जो है आप इसमें रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज डाल सकते हैं। देखिए मैंने 0 से 10 तक यहाँ पे मेरे पास 4 फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि 0 से 10 तक मेरे पास 4 वैल्यूज आ जाते हैं, 0, 1, 3 एंड 4, ये 0 से 10 तक ये वैल्यूज आ जाते हैं, ठीक है। 10 से 20 तक कितने आ जाते हैं, 12, 13, 15, 19, तो उसमें भी आपके पास 4 आते हैं। 20 से 30 कितने आते हैं, 20, 23, 27, 29, ठीक है, ये आपके पास 30 तक आ जाते हैं। इस तरह से आप इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में लिख सकते हैं कि कितने वैल्यूज आते हैं हर एक क्लास में। तो आपने इसको फ्रीक्वेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया। लास्ट में आपने क्या करना है, आपने काउंटर चेक करना है कि आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आपके बराबर है। तो आपने क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसीज जो आपके पास आए इनको ऐड करना है। आपके पास जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आता है, जो आपके पास पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी वो कितनी थी, 18, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो नंबर ऑफ डेटा आइटम्स आपके पास 18 थी, यहाँ भी आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है 18 आया, तो आपने टैली कर दिया ये। इसके बाद आपको पता चलता है कि मैंने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। आप देख लीजिए हमारे पास इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में बताया भी है कि इंक्लूसिव होता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज ले लेता हूं, 20 to 29 लिया मैंने, उसके बाद मैंने दूसरा क्लास लिया 30 to 39, उसके बाद 40 to 49, 50 to 59, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 29.5 या 29.1 से आगे लेकर 29.9 तक ये जो वैल्यूज आते हैं ये आपके किसी भी क्लास में फॉल नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे 29 पे खत्म हो जाता है, 30 से स्टार्ट होता है, तो 29.5 आप कहाँ पे रखेंगे, कौन से क्लास में रखेंगे, 29.2 आप किस क्लास में रखेंगे, 29.9 आप किस क्लास में रखेंगे। तो यहाँ पे आपके कुछ वैल्यूज मिसिंग है, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव क्लासेस। अगर ऐसा क्लास हो तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं, लोअर वैल्यू को भी अपर वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं, लोअर वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं, अपर वैल्यू को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास गैप्स रहते हैं। अगर हमने इसको कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव क्लास में, एक्सक्लूसिव क्लास यानी कि एक्सक्लूसिव क्लास मेरे पास इस तरह से हो सकता था 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं रहते हैं। 40 तक जो भी वैल्यूज हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, 40 के बाद जो भी वैल्यूज आ जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे, इंक्लूडेड 40 भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कोई गैप नहीं रहती है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। अगर ये इंक्लूसिव क्लास आपने एक्सक्लूसिव क्लास में एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपके पास प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखें यहाँ पे मेरे पास है 20 to 29 क्लास, लेकिन मुझे ऐसा क्लास बनाना है जहां पे मेरे पास कंटिन्यूटी हो, जहां पे हर एक वैल्यू इंक्लूड हो जाए। देखिए हमने एक्सक्लूसिव मेथड पढ़ा है, एग्जॉस्टिव मेथड पढ़ा है, जब हमने डेटा क्लासिफिकेशन की बात की तो वहाँ हमने एग्जॉस्टिव मेथड पढ़ा, यानी कि हर एक आइटम यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी डेटा हमारे पास किसी मिसलिनियस क्लास में रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि इस तरह से क्लासिफिकेशन करें कि हर एक डेटा एक आइटम इंक्लूड हो जाए। तो वो करने के लिए यानी कि इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम एक एडजस्टमेंट ऐड कर देते हैं। While converting any series distribution which is inclusive to exclusive, you need to add adjustments. तो adjustments कैसे calculate करते हैं, you have to subtract the lower limit of the second class। देखिए ये मेरे पास फर्स्ट क्लास है, ये मेरे पास सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का जो लोअर लिमिट है ये है सेकंड क्लास का लोअर लिमिट। इसको किससे माइनस करना है, इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से इससे पहले यानी कि इसका जो
प्रेडिसर है, ठीक है, इससे पहले का जो क्लास है उसके अपर लिमिट को इसे माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 30 आया और ये मेरे पास आया पिछले क्लास का जो अपर लिमिट है वो मेरे पास 29 आया, और इसको आपने डिवाइड बाय 2 करना है, यहाँ इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो जब आपने इसको माइनस किया, डिवाइड करना है इसको 2 से, तो आपको मिलता है एडजस्टमेंट। यही एडजस्टमेंट आपने जो है लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट पे प्लस करना है। देखें यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस इंक्लूसिव डेटा सीरीज में अगर हम देखेंगे, हम एडजस्टमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्लास का हम लेंगे अपर लिमिट, वो है हमारे पास 30, और हमारे जो इससे प्रेडिसर क्लास है, इससे पहले वाला क्लास है, उसका अपर लिमिट ले लेंगे, वो हमारे पास 29 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये आपके पास आता है 1/2, तो ये आपके पास बनता है 0.5। तो 0.5 आपके पास एडजस्टमेंट कैलकुलेट करके आ जाता है। 0.5 ही आपने क्या करना है, आपने हर एक क्लास में जो लोअर लिमिट है उसमें ये एडजस्टमेंट माइनस करना है और अपर लिमिट में ये एडजस्टमेंट प्लस करना है। देख लीजिए ज़रा, देखें इस सीरीज़ को, यहाँ पे इस अपर ये लोअर लिमिट है, इसमें से मुझे ये माइनस करना है, तो ये मेरे पास 20 माइनस 0.5 बन जाएगा, और यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो ये आपके पास 29 प्लस 0.5 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ये वही मैं इस सीरीज में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐसे माइनस किया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 माइनस 0.5, ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 19.5। तो यहाँ पे अपर लिमिट में मुझे ये 0.5 प्लस करना है, ये आपके पास बन जाएगा 29.5। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास 30 था, तो 30 में से मैंने 0.5 माइनस किया, ये आपके पास आ गया 29.5, और यहाँ पे 40 था मेरे पास, 40 में से मैंने 39 था, तो 39 में मैंने प्लस किया 0.5, ये आप मेरे पास आया 39.5। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास है 39, तो 40 है मेरे पास, तो 40 में मैंने माइनस 0.5 माइनस किया है, तो ये मेरे पास आया 39.5। यहाँ पे मेरे पास 49 ही था, 49 में मैंने 0.5 ऐड किया, ये मेरे पास आया 49.5। इस तरह से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने 0.5 माइनस किया है और यहाँ पे मैंने 0.5 प्लस किया है, तो ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी बनती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। तो एक्सक्लूसिव मेथड में हमारे पास कंटिन्यूटी होती है क्लासेस में। अब देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास 29.5 आया, यहाँ भी मेरे पास 29.5 आया, यहाँ पे मेरे पास 39.5 आया, यहाँ पे मेरे पास 39.5 आया। इसी तरह से तो होती है हमारे पास एक्सक्लूसिव मेथड में। तो इंक्लूसिव मेथड को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना है। वो एडजस्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड क्लास का जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस करना है फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, और उसको डिवाइड करना है 2 से, वहाँ पे आपको मिलता है एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट आप इंक्लूसिव क्लास के लोअर लिमिट को माइनस करते हैं और उसके अपर लिमिट को ऐड करते हैं। इस तरह से आप जो है इंक्लूसिव क्लास को, इंक्लूसिव डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सक्लूसिव डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। अब जो हमारे पास मेजर सब सेंटर टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें आपने सीखी, किस तरह से एडजस्टमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम क्लास विड्थ कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम जो है हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जहाँ पे हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बना सकते हैं। अब हम आ जाएंगे जो मेन पोर्शन है आपके मेजर सब सेंटर टेंडेंसी का, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन या तो आप इसको एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हम मोस्टली जो है हमारे पास कैलकुलेट करते हैं, ये अक्सर ये एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, हम उन नंबर्स का जो मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये आपने सुना होगा बहुत बार, लेकिन हमारे पास दो तरह के होते हैं मीन। एक होता है हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है वेटेड मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन हमारे पास वो केस होता है जहाँ पे सारे जो हमारे पास आइटम्स हैं उनका सेम वैल्यू रहता है, और अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज रहते हैं आइटम्स के, तो उसमें हम वेटेड मीन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे आपने एवरेज कैलकुलेट करना होता है या मीन कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे हम तीनों सीरीज के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल फार्मूला आपने याद रखनी है। आपने इस फार्मूला को याद नहीं रखना है, क्योंकि अक्सर ये फार्मूला जो है कभी नहीं पूछी गई, मैंने लास्ट टाइम इंक्लूड किया, उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया है। बिल्कुल आप सिंपल फार्मूला इस तरह से आप मीन कैलकुलेट करें, ये आपके लिए बहुत ही ईजी है और आसान भी है याद रखना। देखिए
सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए हम कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज़ है तो ऑब्जर्वेशंस कितने हैं उनको ऐड करें, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, डिवाइड बाई सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी तरह अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ है तो फ्रीक्वेंसीज का सम, फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लाई करके उनका समेशन निकालें और डिवाइड बाई नंबर ऑफ जो है फ्रीक्वेंसीज है उससे डिवाइड करें, यहाँ पे आपको डिस्क्रीट सीरीज़ का मीन मिलता है। इसी तरह कंटिन्यूअस सीरीज़ जो है, कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी आपने फ्रीक्वेंसीज और आपके डेटा आइटम्स का मल्टीप्लाई करना है, समेशन निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आपके समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आता है उसे डिवाइड करना है। देखिए तीनों के लिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। ये 3 फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, आगे बाकी चीज़ों को आप ना याद रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खामखा आप अपने आपको इन चीज़ों में ना उलझाएं। इंडिविजुअल सीरीज़ जो हमारे पास होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ है मेरे पास, इस तरह से मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज़ होती है। यहाँ पे हर एक अपनी वैल्यू अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है। मेन कैलकुलेट करने के लिए आपको सॉर्टिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास वैल्यूज़ है, इनका सम करें, इन वैल्यूज़ का सम किया आपने, डिवाइडेड बाई आपने इनको काउंट करना है कितने ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। अगर मैंने इनका सम किया ये मेरे पास 127 आ जाता है, और मैंने इनको जब काउंट किया ये मेरे पास 6 ऑब्जर्वेशंस आते हैं। डिवाइडेड बाई 6 करना है, 127 डिवाइड बाई 6 आपके पास आता है 21.16। तो ये आपके पास मीन आ गया इस इंडिविजुअल सीरीज का। हाँ, याद रखें आपको कभी कभी इंडिविजुअल सीरीज इस तरह से भी दी जाएगी, तो आपने जो है इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पे खाली सीरियल नंबर दिया गया है। यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर 1 के हमारे पास 1 मार्क्स है, सीरियल नंबर 2 के 10 मार्क्स है, या रोल नंबर कह सकते हैं आप, रोल नंबर 3 के 15, रोल नंबर 4 के 20, रोल नंबर 5 के 25। यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं है, ये भी हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज ही है। तो रोल नंबर हमें कुछ नहीं यहाँ पे जो है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें यहाँ पे। ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है। यहाँ पे हर रोल नंबर के अपने अपने मार्क्स है। अगर हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर 6 है उसके भी 5 मार्क्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं है। तो जब रिपीटिशन होते हैं तब हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये भी इस तरह से भी आपके पास इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है। ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज आए तो इस तरह से आपके पास रोल नंबर या सीरियल नंबर दिया गया है, वो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज ही होती है। वहां आप इस चीज को ना देखें, इस कॉलम को आप वहां पे इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब क्या कर सकते हैं, सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल आपने इनका समेशन करना है, इनका प्लस करना है। जब आप इनका प्लस करेंगे ये आपके पास देख लीजिए यहाँ पे आपके पास 75 आ जाता है। फिर इनको काउंट करें इन ऑब्जर्वेशंस को। अगर सीरियल नंबर दिया गया है तो सीरियल नंबर से ही आपको यहाँ आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 लास्ट सीरियल नंबर है तो अब इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे ये आपके पास आ जाता है 15 मीन कैलकुलेट करके। अगर आपने मीन कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, सिंपली सारे जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम करें, डिवाइड बाय करें उनका काउंट कितना है, उन ऑब्जर्वेशंस का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो आपको मीन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल मीन। अगर डिस्क्रीट सीरीज हो, इस तरह से देखिए डिस्क्रीट सीरीज आपके पास है। देखिए मान लीजिए हमारे पास जो 3 मार्क्स है वो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है, जिनके 4 मार्क्स है वो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स है, जिनके 5 मार्क्स है वो हमारे पास 1 स्टूडेंट है, जिनके 6 है वो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है, 7 जिनके हैं वो हमारे पास 6 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज दी गई, देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे ये रिपीटिशंस हैं। 7 मार्क्स वाले हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, तो ये रिपीटिशन हुई कि नहीं, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी बनी। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा हो जाता है। अगर आपके पास रेंज दी हो गई होती तो आप कहते कि कंटिन्यूअस डेटा है, लेकिन ये डिस्क्रीट डेटा है। जब आपके पास डिस्क्रीट डेटा दिया गया है, आपके पास सिंपल फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, एक्स है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, तो इनको मल्टीप्लाई करें एफ इंटू एक्स, तो ये आपके पास 3 इंटू 5 15, 4 टू 8, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 3 18, 7 इंटू 6 42। तो ये हमारे पास जो है एफ एक्स आया। एफ एक्स को आपने सम करना है, इसको आप सम करेंगे ये आपके पास 88 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी देखनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। आप इसको एन के बजाय एफ भी लिख सकते हैं। तो एफ को सम करके जो आपके पास वैल्यू आ जाएगा वो आपके पास एन बनता है, ये आपके पास 17 आता है। 88 डिवाइड बाई 17 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.17। तो 5.17 है इस डिस्क्रीट सीरीज का मीन। इसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज, बिल्कुल आसान है, यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करेंगे, ये आपके पास जो है कंटिन्यूअस सीरीज है, तो यहाँ पे आपके पास रेंज दी गई है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी दी गई है। देखें यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मूला है एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई
समेशन ऑफ डिवाइडेड बाय n या समेशन ऑफ f भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपने fx कैलकुलेट करना है तो इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 2s 10, 3 5s 15, 4 25s 100, 4 35 2s 70, 4 5 45 225 एंड 55 इंटू 6 330। इसको आप जब समेशन करेंगे ये आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ fx। इस fx को सम करना है, ये आपके पास आता है 780। और जब हम ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को सम करेंगे यही तो बनता है आपके पास n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f ही होता है। तो ये आपके पास 22 हुआ। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपके पास फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, या आप इसको लिख सकते हैं n भी। तो यहाँ पे आपके पास 780 आया ये, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है 22 आया। इसको आप डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 35.45। आपको जो न्यूमेरिकल्स पूछी जाती हैं एग्जाम में, बहुत आसान एग्जाम्पल्स जहां पे आप कैलकुलेशंस जो है बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ ही वैल्यूज दिए गए हैं, इतने हार्ड वैल्यूज नहीं दिए गए हैं जहां आपको इतने डिविजन्स वगैरह करने की जरूरत पड़े। ये था सिंपल अर्थमेटिक मीन, जो हमने डिस्क्रीट सीरीज, जो हमने इंडिविजुअल सीरीज और फिर हमने कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कैलकुलेट करना सीखा। सिंपल तीन चीजें आपने याद रखें कि अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज होगी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करें, अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज होगी उस केस में आप जो है समेशन ऑफ एफ एक्स करें डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ करें। और अगर आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज है तो बिल्कुल वही तरीका है जो डिस्क्रीट सीरीज का तरीका है। अब हम आते हैं कंबाइंड मीन में। कंबाइंड मीन होता है अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, तीन हमारे पास डेटा सीरीज है। एक डेटा सीरीज का हमारे पास एक मीन आया, दूसरे डेटा सीरीज का दूसरा मीन आया, तीसरे डेटा सीरीज का तीसरा मीन आया। तो इसमें से आप कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 3 क्लासेस है, ठीक है, 3 क्लासेस है। एक क्लास नंबर 1 का जो एवरेज उनका है एवरेज मार्क्स वो आउट ऑफ 50 35 आता है। दूसरे क्लास का जो है उनके एवरेज मार्क्स जो है आउट ऑफ 50 वो 30 आते हैं। तीसरे क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 25 आते हैं। अगर आपने इनका कंबाइंड मीन निकालना है, इनका तो मीन आपको पता है चला आपने क्लास में कितना मीन है इनका, लेकिन अगर कंबाइंड मीन निकालना है तो हमने उसके लिए कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, वो ये है कि वो है हमारे पास मीन फर्स्ट मीन इनटू फ्रीक्वेंसी। इसमें से ये हमारे पास पहला मीन जो है इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स है उसे मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली दूसरा मीन क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह सम करेंगे इसको, तीसरा मीन क्या है हमारे पास तीसरे क्लास का, इसमें कितने स्टूडेंट्स है, वही तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हुई। तो यहाँ पे इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय हम करेंगे इनमें इन तीनों क्लासेस में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं उनको सम करेंगे। इस तरह से आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए हमारे पास इसकी एक एग्जांपल भी है। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास कुछ हाउस होल्ड्स के, मान लीजिए ये हमारे पास ये हमारे पास कुछ मोहल्ले हैं। एक मोहल्ले का एवरेज इनकम जो है वो 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ मान के कम है यार, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। दूसरे मोहल्ले का जो एवरेज इनकम है वो 60 है, एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तीसरे मोहल्ले का 70 है, इसी तरह चौथे मोहल्ले का 100 है। लेकिन पहले मोहल्ले का जो नंबर ऑफ पर्सन वहाँ पे रहते हैं, जो लोग रहते हैं वो 30 रहते हैं, दूसरे मोहल्ले में 40 रहते हैं, तीसरे में 20 रहते हैं और चौथे में हमारे पास 15 रहते हैं। इसका आपने कंबाइंड मीन निकालना होगा। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया सिंपली क्या करना है, ये जो आपके पास एवरेज वैल्यू आया इसको अपनी ही फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, इसको अपनी ही फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, इसको अपनी फ्रीक्वेंसी से और इसको अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। वही मैंने यहाँ पे बताया, मीन ऑफ फर्स्ट मोहल्ला मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स इन दैट मोहल्ला, मीन ऑफ सेकंड मोहल्ला मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पर्सनस इन दैट मोहल्ला, मीन ऑफ थर्ड मोहल्ला मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पर्सनस इन थर्ड मोहल्ला। इसी तरह हमारे पास चौथे मोहल्ला का भी इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ पर्सनस इन ऑल द मोहल्लास। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें हमने जो इसमें वैल्यूज जब हम डालेंगे तो पहले हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू 30, तो पहला केस। दूसरा हमारे पास आ जाएगा 60 इंटू 40, तीसरा आ जाएगा 70 इंटू 20, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज टोटल कितने हैं, 30 प्लस 40 70 70 प्लस 20 इज 90 90 प्लस
15 इज 105। तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास आ जाता है 1500 प्लस 2400 प्लस 1400 प्लस 1500 डिवाइड बाई 105 कैलकुलेट करके ये आपके पास आ जाता है 1600 डिवाइड बाई 105। तो ये आपके पास कंबाइंड मीन आ गया 64.76। अगर आपको कभी कंबाइंड मीन पूछा गया है तो आपने उससे मांगना है जो आपने मुझे इंडिविजुअल मीन्स देने हैं और फ्रीक्वेंसीज भी देने हैं, मैं आपको कंबाइंड मीन दे सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह उसी में से आ जाएंगे। पीए का पेपर उठा के देखें, एफए का पेपर उठा के देखें, जेएसए का पेपर उठा के देखें, जेएसए का 25 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स का पेपर था, उनको मेरे पेपर से बाहर कुछ नहीं है, आप उनको पूछ लीजिए, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछ लीजिए कि जो आपको अंजुम सर ने पढ़ाया था। जेएसए के लिए मैं ऐसा वाइड शख्स हूँ जिसने ये रिस्क लिया था कि मैं जेएसए को पढ़ाऊंगा, किसी ने नहीं पढ़ाया था, खाली कुछ ही स्टूडेंट्स थे, मुझे ना व्यूज आते थे ना कुछ आते थे, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया था, मैं उनको पढ़ाऊंगा, अकेले मैं खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद उनका पेपर जो आया था बिल्कुल उसी में से आया था जो मैंने पढ़ाया था। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप मुतमईन रहे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द मीन टेम्परेचर फॉर 4 डेज नोटेड इज 120 डिग्री। आपके पास मीन टेम्परेचर 4 दिनों का 120 डिग्री आता है। इफ द टेम्परेचर फॉर डे 1 डे 2 डे 4 इज 30 35 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। आपके पास डे 1 डे 2 और डे 4 का टेम्परेचर दिया गया है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ डे 3। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको कहा कि सिंपली आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है डे 1 का टेम्परेचर प्लस डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 डिवाइड बाय हमारे पास कितने दिन है, 4 दिन का हमारे पास है। ये आपके पास एवरेज वही से दिया गया है 120, यही तो होता है हमारे पास मीन। तो यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास डे 1 का दिया गया है वैल्यू 30, डे 2 का हमारे पास 35 दिया गया है, डे 3 का हमने कैलकुलेट करना है और डे 4 का आपके पास 40 दिया गया है। आप इनको ऐड करें, ये आपके पास 105 आ जाता है प्लस डे 3 डिवाइड बाई 4। ये 4 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4 0 0 4 2 8 4 1 4, तो ये आपके पास 480 आ जाएगा। तो डे 3 का जो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाता है 375 डिग्री। ठीक है, तो डे 3 का टेम्परेचर कितना है, 375 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने जो है एवरेज दिया गया है आपको टेम्परेचर, उसके बाद जो है आपको कुछ वैल्यूज दिए गए हैं या आपके कोई टेम्परेचर नहीं, कोई भी आइटम्स का आपको मीन दिया गया है, उसमें से आपने कोई मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल आसान तरीका है ये कैलकुलेट करने का। देख लीजिए, इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है इस तरह से। अगर आपने इस तरह से आपके पास कोई डिस्क्रीट डेटा दिया गया है, यहाँ पे भी आपके पास मिसिंग वैल्यू हो सकता है, किस तरह से कैलकुलेट करें देखें। ये हमारे पास जो है डेटा आइटम्स दिए गए हैं, एक्स के वैल्यूज दिए गए हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक्स के वैल्यूज दिए गए हैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दिए गए हैं। तो यहाँ हमने मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारे पास दिया गया है मीन वैल्यू, हमारे यानी कि मीन दिया गया हमारे पास 10, लेकिन हमने कैलकुलेट करना है ये एक्स का वैल्यू, x1 हमारे पास कैलकुलेट करके आना है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करके आना है। सबसे पहले मीन, हमारे पास मीन के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स, याद है आपको, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। तो पहले हम एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, सॉरी एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। 5 2 is 10, 5 3 10 is 30, 4 15 is 60, 20 इंटू x1 इज 20 x1, इसी तरह 6 इंटू 25 150। तो ये आपने एफ एक्स कैलकुलेट किया। हम पहले करेंगे एफ एक्स का समेशन, ये आपके पास आ जाता है 250, इनको कैलकुलेट करके प्लस 20 x1, और f आपके पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी, आपको आप सम करेंगे, ये आपके पास 75 आ जाता है। तो मीन हमारे पास फॉर्मूला है, मीन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स आपके पास आया 250 प्लस 20 x1 डिवाइडेड बाई मीन, सॉरी समेशन ऑफ एफ, तो ये आपके पास आया 75। यहाँ पे आपके पास पहले ही क्वेश्चन में मीन दिया गया है 10, यहाँ पे देखें आप वैल्यू, यहाँ पे मीन आपको दिया गया है 10, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मीन में, ये हमने 10 यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 250 प्लस 20 x1, ये आ जाएगा यहाँ, तो माइनस हो जाएगा, तो 500 बचेगा इस साइड में, ये जीरो और ये जीरो गया, इसको इस साइड में लाएंगे तो ये आपके पास 50 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, तो x1 आपके पास 25 कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो x1 का वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अगर आपको मिसिंग वैल्यू आपको कहीं पे जो है कैलकुलेट करके देना है, इस तरह से आप जो है मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और
देखिए मैं मीन पे इतना फोकस क्यों कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैंने जो देखे हैं वो मीन और मीडियन पे ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इसमें हर एक कॉन्सेप्ट की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से हर एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करूं, ठीक है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके मीन में जो है, जो आपने मीन कैलकुलेट किया है उसमें कोई करेक्शन है, तो उस करेक्शन को जो है आप कैसे करेंगे, क्या तरीका है वो करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, इन ए क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 40। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स है 40, ठीक है। इफ करेक्ट मार्क्स फॉर वन स्टूडेंट इज 46, एक स्टूडेंट के करेक्ट मार्क्स थे 46, बट वी मिसरेड एट 42, लेकिन हमने उसको 42 लिया हुआ है। अगर हमने 42 लिया हुआ है तो इसका मतलब है हमारे पास मीन जो आया है वो गलत मीन आया हुआ है, हमने इसको करेक्ट करना है। कैलकुलेट द न्यू करेक्ट मीन, अब हमने नया मीन कैलकुलेट करना है। देखें इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपके पास मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपके पास मीन दिया गया है 40 ऑलरेडी, ठीक है, और ये समेशन आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 दिए गए हैं, तो ये जो है इसको यहाँ लाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1200। तो समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 1200 आता है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल मार्क्स जो हमारे पास आया वो हमारे पास 1200 आए। अब हमने क्या करना है, दो स्टेप करने हैं, ऐड करेक्ट मार्क्स एंड सब्ट्रैक्ट द रॉन्ग मार्क्स। ये जो हमारे पास समेशन आया इसको हमने ऐड करना है, करेक्ट कितना है, और माइनस करना है हमारे पास, हमने क्या करना है माइनस, कि रॉन्ग कितने हमारे पास थे। यही तो आ जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि इसमें पहले 42 लिखा था हमने, लेकिन इसमें 46 थे, तो 4 की डिफरेंस में ऐड हो जाएगी ना। देखिए यहाँ पे, इसलिए ये तरीका आप हर जगह अप्लाई करेंगे तो आसान हो जाएगा। ऐड करना है करेक्ट मार्क्स क्या है और माइनस करना है रॉन्ग मार्क्स क्या है, वही मैंने यहाँ पे किया। तो 1200 हमारे पास आया समेशन ऑफ एक्स, इसमें प्लस करना है करेक्ट मार्क्स, माइनस करना है जो है जो हमने हमारे पास रॉन्ग मार्क्स जो हमने लिए थे, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 46 माइनस 42, ये आपके पास आ जाएगा 4, 1200 प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा 1204। अब जो आपके पास वैल्यू आया समेशन ऑफ एक्स, इसमें से आप जो नया मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपके पास समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो समेशन ऑफ x अब की बार आपके पास है 1204 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 30 है, तो ये आपके पास आ जाएगा नया मीन 40.13। तो 40.13 आपका नया मीन हुआ। इस तरह से आपको जो है नया मीन कैलकुलेट करने को अगर मिले तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सिंपली आपने समेशन निकालना है, सारी ऑब्जर्वेशन का समेशन निकालना है, उसके बाद उसमें से करेक्ट वैल्यू ऐड करना है और माइनस करना है रॉन्ग वैल्यू जो हमने ऐड किया हुआ है, और उसके बाद जो है नया समेशन आपके पास आ जाएगा, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं करेक्ट मीन। अब है हमारे पास दूसरा वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन मैंने जो आपको कहा कि नॉर्मली जो हम अभी तक हम जो सिंपल अर्थमेटिक मीन कर रहे थे, इसमें हमारे पास हर एक आइटम का वैल्यू सेम होता था, लेकिन कभी कभी हमारे पास आइटम्स का वैल्यू डिफरेंट रहता है, तो उस केस में हम कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे। व्हेन द आइटम्स ऑफ ए सीरीज आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस और वेटेज, जब हमारे पास हर एक आइटम इक्वल वेटेज या इक्वल इंपॉर्टेंस का ना हो, तो उस केस में हम कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वेटेड मीन के लिए, यानी कि हमें समेशन करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन को उसके इंडिविजुअल वेट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेटेड मीन। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, हो सकता है पूछे जाएं, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। फॉर्मूला याद रखनी है, आपने समेशन करना है वेट और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकालना है, डिवाइडेड बाय आपने समेशन निकालना है वेट का। यहाँ पे आपको वेटेड मीन कैलकुलेट जो है आप कर सकते हैं। देखिए आप देखें यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट स्कोर्स 20 मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैट में इस स्टूडेंट ने 20 मार्क्स जो है स्कोर किए हैं, 35 इन इंग्लिश, 14 मैथमेटिक्स, 45 इन जियोग्राफी। कैलकुलेट द वेटेड मीन इफ द मार्क्स आर वेटेड एज 2, 1, 3 एंड 4। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपको स्टैट के लिए 2 क्रेडिट्स मिलते हैं, एक क्रेडिट मिलता है आपको इंग्लिश के लिए, यानी कि इंग्लिश की ज़्यादा वेटेज नहीं है, 3 क्रेडिट मिलता है आपको मैथमेटिक्स के लिए, और 4 क्रेडिट्स मिलते हैं आपको जियोग्राफी के लिए। मान लीजिए ये जो कोर्स आप कर रहे हैं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस जियोग्राफी की है, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स की है,
उसके बाद जो है वो स्टैट की है, और सबसे कम इंपॉर्टेंस यहाँ पे इंग्लिश की है। यहाँ पे आपके पास वेटेज दी गई है, आपके पास मार्क्स भी दिए गए हैं, आपके पास वेटेज भी दिए गए हैं। मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया, आपने WX कैलकुलेट करना है, ये वेट और x को मल्टीप्लाई करना है, वो हमने कैलकुलेट किया। 20 इंटू 2 40, 35 इंटू 1 35, 40 इंटू 3 120, 45 इंटू 4 180। तो ये हमारे पास आया WX। तो WX को हमने समेशन निकालना है, ये हमारे पास आया 375, और वेट का भी हमने सम करना है, ये आपके पास आया 10। अगर हम समेशन ऑफ WX को डिवाइड करेंगे वेट से, 375 डिवाइडेड बाई 10, ये आपके पास आया 37.5। इस तरह से आप वेटेड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आसान तरीका है वेटेड मीन कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो वेटेड मीन कैलकुलेट करने की एग्जांपल मैंने आपको बताई। इसके बाद ये हुआ अभी तक मीन कंप्लीट। इसके बाद आता है हमारे पास मीडियन, ठीक है। तो मीडियन होता है मिडिल वैल्यू, ठीक है। Median is the middle value which separates the higher half and the lower half of the data sample और population। आपके पास एक डेटा सैंपल दिया गया है, इस डेटा सैंपल को आप दो हाल्व्स में डिवाइड करते हैं। जो आपके पास लोअर हाल्फ रहता है, लोअर हाफ रहता है और हायर हाफ रहता है, इनको इस तरह से ये मीडियन डिवाइड करता है, यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट रहता है आपकी डेटा सीरीज का। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, देखेंगे एक एक करके, पूरी ध्यान से देखें। इंडिविजुअल सीरीज हमारे पास, सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहली जो मैं आपको नसीहत देता हूं कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा डेटा को सबसे पहले सॉर्ट करने की ज़रूरत है, जो कि मीन में नहीं है, लेकिन मीडियन में आपने ज़रूर सॉर्ट करना है सबसे पहले डेटा को। इसके बाद आपने फॉर्मूला याद रखनी है। मीन जो आपने कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल सीरीज में, वो है वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। n+1 यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, प्लस करना है 1, डिवाइड करना है 2 से। वो जो आपके पास वैल्यू आ जाता है, उस नंबर पे जो वैल्यू आपका आ जाता है, वही आपका मीडियन होता है। देखें मैं बताता हूँ, ये मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है 2, 7, 9, 3, 6, 8, 12। तो इसको मैं सबसे पहले सॉर्ट कर देता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको सॉर्ट किया। ये आपके पास देखें, ये आपके पास आए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 ऑब्जर्वेशन आए। यहाँ पे मीडियन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखें मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। तो n का वैल्यू हमारे पास 7 आया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 तो है, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आया 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। तो वैल्यू ऑफ 4th आइटम 1, 2, 3, 4, 4th आइटम आपका ये आ जाता है। तो 4th आइटम का जो वैल्यू है वो आपके पास 7 है, तो 7 आपके पास मीडियन हुआ। ये है मीडियन कैलकुलेट करने का इंडिविजुअल सीरीज के लिए तरीका। लेकिन आपके पास एक ट्रिक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो ट्रिक ये है कि आपने ये जो वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू में आपने क्या आपने क्या देखना है। अगर ये ऑड सीरीज होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड है ना, 7 है ना ऑड हमारे पास, तो ऑड अगर ये सीरीज होगी तो इसमें आप सॉर्ट करें सबसे पहले। उसके बाद देखिए जो मिडिल वाला वैल्यू होता है वो आपके पास होता है इसका मीडियन। कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सॉर्ट करके देखना है कि अगर ये ऑड सीरीज है, अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ आइटम्स है, तो जो सेंटर वाला आइटम आता है वो आपके पास मीडियन बन जाता है। अजान हो रही है, मुझे 1 मिनट दें। अब ये आपकी मर्जी है, आप क्या याद रखना चाहते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है आपके पास ये, कि आपने क्या करना है, गिनना है कि हमारे पास काउंट करना है कि कितने ऑब्जर्वेशन है, उसको +1 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आता है उस सीरीज में देखना है, उस वैल्यू उस पोजीशन पे जो ये आपके पास पोजीशन होके कैलकुलेट करके आ जाती है, उस पोजीशन पे देखना है कौन सा वैल्यू है, वो आपके पास मीडियन कैलकुलेट होके आ जाता है। लेकिन सिंपल तरीका है, यही ट्रिक याद रखें आप। अगर आपके पास ऑड, आप ये ना पूछें मुझे ऑड या इवन क्या होता है सर। ऑड होता है जिसको 2 से डिविजिबल ना हो, और जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है हमारे पास। तो अगर ये ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज में सॉर्ट करने के बाद आप इसका सेंट्रल वैल्यू देखें, मिड वैल्यू देखें, वो आपका मीडियन हो जाता है।
अगर आप इवन सीरीज हो तो सर उसके लिए क्या करें? देखिए उसके लिए भी यही ट्रिक है आपके पास कि आप सबसे पहले उसको सॉर्ट करें। सॉर्ट करने के बाद जो सेंटर के दो वैल्यूज आ जाते हैं, यहाँ मेरे पास 3 आ जाते हैं, यहाँ 3, लेकिन सेंटर के दो वैल्यूज आ जाते हैं, उनको आपने सम करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी कि इनका एवरेज निकालना है। तो जो आपके पास वैल्यू आ जाता है वो आपके पास मीन, देखिए सब वो आपके पास मीडियन होता है। देखिए 30 + 35 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाता है 65/2, ठीक है। वो आपके पास आ जाता है 2 3 ज़ार 6, ठीक है, 2 2 ज़ार 4.5, तो ये आपके पास आ जाता है 32.5। तो 32.5 आपका मीडियन है इस सीरीज का। अब हम देखेंगे फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको बताया, n+1 डिवाइडेड बाई 2 था आइटम। तो यहाँ पे हमारे पास n टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन 8 है, तो ये हमारे पास 8 + 1 डिवाइडेड 2, ये आया हमारे पास 4.5। तो 4.5 पोजिशन पे जो वैल्यू आ जाता है वो आपका मीडियन है। यहाँ पे हम कैसे पता चलेगा हमें 4.5 वैल्यू कौन सा है? तो अब हमने क्या करना है, सबसे हम पहले हमने देखना है वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम का वैल्यू प्लस करना है उसमें उसको 0.5 इंटू डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम। तो ये हमारे पास फोर्थ आइटम हुआ, फिफ्थ आइटम हुआ, इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 5 है, 35 - 30। तो उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, ये आपके पास आया 5 इंटू 0.5, तो ये आपके पास आया 2.5। इसको वैल्यू ऑफ फोर्थ ये हमारे पास 30 है, 30 से प्लस करना है, ये आपके पास आ जाता है 32.5। थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, भूल जाएं इसको, तो ट्रिक को याद रखें। अगर आपके पास ऑड है तो सिंपली वहाँ पे आपके पास एक ही वैल्यू आ जाता है सेंटर में, वो आपका मीडियन हुआ। अगर इवन सीरीज है तो सेंटर में जो दो वैल्यूज आते हैं इनका मीन निकाले, इनका मिड वैल्यू निकाले, वो आपके पास मीडियन होता है। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, जो अच्छा लगता है वो करें। मुझे जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो ये है कि शॉर्टकट आप याद रखें, ज़्यादा इस झंझट में ना पड़े। अच्छा, अब जो है आपके पास अगर डिस्क्रीट सीरीज़ जो है इस तरह से भी हो सकते हैं। देखें कभी कभी आपको इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ दी गई है, अभी जो हम इंडिविजुअल सीरीज़ इस तरह से भी दी जा सकती है। देखिए हमने ऊपर भी इंडिविजुअल सीरीज़ देखी, यहाँ पे भी हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सीरियल नंबर है। इसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए, याद रखें यहाँ पे ये सीरियल नंबर है। यहाँ पे हमारे पास खाली ऑब्जर्वेशंस दी गई, ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर ये ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं तो इनको सबसे पहले सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वेल एंड गुड। देखा यहाँ पे हमने सबसे पहले, तो ये ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड है। तो ये हमारे इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट करेंगे। सीरियल नंबर से आपको डायरेक्टली पता चलता है हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे देखें हम इस तरह, ये हमारे पास 3 है और नीचे भी हमारे पास 3 है, सेंटर वैल्यू हमारे पास 20 आ गया, जो मैं अभी आपको बता रहा था ऑड में आपके लिए भी क्या तरीका है। तो ये हमारे पास 20 जो है ये हमारा मीडियन हुआ। हम फॉर्मूला से इसको क्रॉस चेक करेंगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई टूथ टर्म। तो n है हमारे पास, ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 है, 7 + 1 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज 8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू फोर्थ आइटम। तो फोर्थ आइटम का जो वैल्यू है वो आपका मीडियन हुआ, 1 2 3 एंड 4, फोर्थ आइटम का वैल्यू है 20, ये आपका मीडियन हुआ। उस तरह से भी हमें यही कैलकुलेट करके आया, इस तरह से भी। तो सिंपल तरीका याद रखें ना यार, क्यों झंझट में पड़ रहे हो, सिर्फ क्या करें आप सॉर्ट करें, उसके बाद सेंट्रल वैल्यू निकालें ऑड की केस में, तो ये आपका मीडियन बन जाता है। ठीक है, अगर इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज पूछी जाए तो आप जो है इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। मैं एग्जांपल इसलिए बार बार कोट कर रहा हूं ताकि आपको वहां पे एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन ना हो जाए। डिस्क्रीट सीरीज जो है, अभी तक हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी, अब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आ सकती है। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं। देखिए अब हमारे पास सबसे पहला क्या स्टेप करना है, सॉर्ट वैल्यूज ऑफ इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सॉर्टिंग करनी है, मीडियन में सॉर्टिंग मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। उसके बाद क्युमुलेट द फ्रीक्वेंसीज, हमने फ्रीक्वेंसीज को क्युमुलेट करना है, ऐड करना है। मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया ओगिव कर्व में। यहाँ पे देखें आप, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसीज है। सबसे पहले हमने इनको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 5 और 6 ये हमारे पास 11 आया, 11 एंड 7 ये हमारे पास 18 आया, 18 एंड 10 ये हमारे पास 28 आया, 18 एंड 10 ये हमारे पास 28 आया। उसी तरह हमारे पास 28 और 15 ये हमारे पास 43 आया, 43 एंड 20 ये हमारे पास 63 आया। तो 63 हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी।
ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने कैलकुलेट की, तो यहाँ पे आप मीडियन के लिए आपके पास फॉर्मूला बनता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 था आइटम। याद रखें डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को n कहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n कहते थे, याद रखें। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, वो हमारे पास 63 आई, उसको हमने +1 किया डिवाइडेड बाई 2 किया, तो ये आपके पास आया 32। तो चेक क्लास ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू। आप देखें ये जो मेरे पास 32 वैल्यू आया, ये कैलकुलेट करके आपके पास 32 आया। अब हम देखेंगे ये किस क्लास में फॉल करता है। देखें 32 अगर हम इसमें देखें तो ये इसमें फॉल नहीं करेगा, क्योंकि 32 जो है इससे ज़्यादा है। 43 के क्लास में ये फॉल कर सकता है, ठीक है। 28 और 43 के बीच में आता है आपका 32 का वैल्यू, इसलिए ये इस 43 वाले क्लास में फॉल करता है। हायर रेंज में लेना है, जो हमारे आपके पास नेक्स्ट हायर रेंज होगा, लेकिन लोअर रेंज में नहीं जाना है, यानी कि 28 ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू 32। 43 में जो है ये वैल्यू फॉल कर सकता है, यानी इस सीरीज में ये वैल्यू फॉल कर सकता है। अब देख लीजिए इसका आपने कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू देखना है, वो आप इसी क्लास को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने देखा ये इस क्लास में फॉल करता है, तो इसका एक्स वैल्यू हमारे पास 50, तो आपका मीडियन हुआ 50। समझ आया आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, +1 डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट करके आपके पास जो वैल्यू आ जाता है, वो वैल्यू आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में किस क्लास में फॉल करेगा। देखना है ये है कि हमारे पास जो लोअर रेंज में वैल्यू हो उसमें ना जाएं, बल्कि नेक्स्ट हायर रेंज में जो आपके पास वैल्यू आ जाता है उसी में आ जाता है। देखें यहाँ पे हमारे पास 32 28 में नहीं आ जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास 43 है, तो 43 में नेक्स्ट है, तो इसी में आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये 50 है इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये आपके पास मीडियन हुआ डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। कंटिन्यूअस सीरीज में भी आपने जो है सबसे पहले सॉर्ट करना है डेटा को, उसके बाद चेंज इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाई कि अगर सीरीज इंक्लूसिव है तो उसको सबसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। हालांकि ये आपको नहीं पूछा जाएगा इस एग्जाम में, लेकिन मैंने आपको जो है प्रोसीजर बताना है। हो सकता है आपको यही पूछा जाए कि किस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में, तो वहां पे आपके पास ये स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले सॉर्ट करना है, उसके बाद अगर सीरीज इंक्लूसिव है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, बिल्कुल एडजस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, जहां पे हम जो है सेकंड जो हमारे पास क्लास होता है उसका जो लोअर लिमिट होता है उसमें से माइनस करते हैं, अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, और वो एडजस्टमेंट हम लोअर क्लास में से माइनस करते हैं और अपर क्लास को ऐड करते हैं। इस तरह से हम इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास बना सकते हैं, इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बना सकते हैं। जो ही आपने इसको इंक्लूसिव से, अगर ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव होगी तो ये स्टेप आपका नल एंड वाइड हो जाता है, दूसरा स्टेप। तो फिर क्या करते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, जिस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते थे, वैसे ही हम डिस्क्रीट यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपके पास जो मीडियन इसके बाद आपने मीन कैलकुलेट करना है, एम वैल्यू कैलकुलेट करना है। एम वैल्यू, ये मीन नहीं है क्योंकि मीन हम इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। एम का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो है वैल्यू ऑफ n/2 आइटम, ठीक है। जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है उसको डिवाइड बाई 2 करना है। जो आइटम आपका वहां पे आ जाता है वो देखना है हमने किस क्लास में फॉल करता है। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज आते हैं, तो फॉर्मूला है हमारे पास L1 + I डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई M - CP। याद रखें, मैं आपको बताता हूं अभी हम कैसे करते हैं। ये है आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज। देखें ये हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपके पास जो है ये सीरीज दी गई है, ये ऑलरेडी जो है हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज है। दूसरा स्टेप हमारे पास नल एंड वाइड हुआ, ऑलरेडी सॉर्टेड है ये, ठीक है। अगर पहले 30 to 20 होता फिर होता आपके पास 10 to 20, तब हम कहते हैं इसको सॉर्टिंग की जरूरत है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना है। दूसरा इसमें जो है ये ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है, दूसरा स्टेप भी हमारे पास जो है नल एंड वाइड हो जाता है। तीसरा स्टेप जो है हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना है। तो पहला हमारे पास 5 आ जाएगा, उसके बाद 3 ऐड हो जाएगा तो 8 बन जाएगा, उसके बाद 2 ऐड हो जाएगा तो 10 बन जाएगा, 7 17 और 6 23 4 27। तो आपके पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया वो 27 आया। ये हमारे पास बनता है n, ठीक है। n आपके पास आया, अब आपने m कैलकुलेट करना है, ये है n डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा 27/2 विच इज इक्वल टू 13.5। 13.5 जो है आपने देखना है किस क्लास में फॉल करेगा। देखिए 13.5 इसमें तो फॉल नहीं करेगा क्योंकि उससे कम है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है 17 आता है, इसमें फॉल करेगा। ये क्लास आपका जो हुआ
ये सेलेक्ट हो गया अब मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो अब फॉर्मूला आपने क्या कैलकुलेट यूज करनी है, वो है आपके पास फॉर्मूला m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड में m माइनस सी पी। यहाँ पे L1 होता है इसी क्लास का जो हमने सिलेक्ट किया इसका लोअर लिमिट। इसके बाद I हमारे पास होता है ये हमारे पास क्लास इंटरवल जो होता है, यानी कि क्लास विड्थ जो होती है। क्लास विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विच इज इक्वल टू 40 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास 10 आया, डिवाइडेड बाई एफ यानी कि आपकी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो है 7 हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई एम जो हमने कैलकुलेट किया 13.5 माइनस है सीपी। सीपी होता है कि हमारे पास जो इससे प्रीसीडिंग क्लास है, ये जो हमने क्लास सेलेक्ट किया इससे पहले जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है हमारे पास 10। तो वो हमने यहाँ पे माइनस किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 7, ये आपके पास आ जाएगा 3.5। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास बन जाएगा 35 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ये आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 30 2 1 is 2 5 is 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 35। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीडियन। अगर आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज होगी, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं, कम्युलेटिव के बाद उसका हाफ निकालना है, देखना है वो हाफ जो हमने कैलकुलेट किया उसको हम m से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, वो किस क्लास में फॉल करता है। उसके बाद आपका काम उसी क्लास के साथ है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, उसी क्लास का लोअर लिमिट लेना है, प्लस करना है क्लास इंटरवल कितना है यानी कि क्लास विड्थ कितनी है, डिवाइड बाई करना है फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की, मल्टीप्लाई करना है एम जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, माइनस करना है उसको जो हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस क्लास की। यहाँ पे आपको मीडियन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ज़्यादातर फार्मूला भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप अच्छी तरह से इसको याद रखें। इस तरह से आप कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए जो है मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक दो बार आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। इसके बाद आता है मोड। मोड होता है कि हमारे पास डेटा सेट का जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइटम आता है उसको हम कहते हैं मोड। देखें आपके पास डेटा सेट में जो रिपीटेड जो आता है वैल्यू उसको हम मोड कहते हैं। वैल्यू इन द डेटा सेट दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली या वैल्यू दैट इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है सीरीज में उसको हम कहते हैं मोड। अगर इंडिविजुअल सीरीज होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है आपके पास इंडिविजुअल सीरीज ऑब्जर्वेशन दैट इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स। ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, आपको सॉर्टिंग की जरूरत कहां पे पड़ती है, एक तो मीडियन में हमें जरूरत पड़ती है, दूसरा हमें मोड में भी सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हम यहां पे सॉर्टिंग करेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए मैं इसको मोड को कैलकुलेट कर सकता हूं विदाउट सॉर्टिंग भी, लेकिन आसान हो जाता है अगर मैं इसको जो है ये जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो देखिए ये हमारे पास है 1 2 3 4 3 6 5 9 10 6 3 एंड 1। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 कामा 1 कामा उसके बाद 2 आता है एक बार, उसके बाद 3 आता है हमारे पास 3 बार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 आता है एक बार, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 6 दो बार आता है, उसके बाद जो है 9 आता है। ठीक है, उसके बाद 10 आता है। ये इस तरह से मैं डायरेक्टली देख सकता हूं मेरे पास कौन से वैल्यूज है जो ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो 3 3 बार रिपीट होता है, इसलिए इस सीरीज का जो मोड है वो 3 है, क्योंकि मैक्सिमम बार रिपीट होता है। याद रखें ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। इसमें आप बिना झिझक के याद रखें कि हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत एक तो मीडियन में ज़रूरत पड़ती है, एक मोड में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोड भी आसान हो जाता है हमारे पास, सॉर्टिंग जो है सॉर्टिंग के बाद मोड कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। दूसरा, इस तरह से आपकी सीरीज हो सकती है, ये है हमारे पास अगर इस तरह से सीरीज होगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑल मोड, यानी कि यहाँ पे सारे मोड हैं। ठीक है, ऑल मोड हम इसको कहते हैं। नो ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, किसी कंट्री में इसको कहते हैं नो मोड भी, याद रखें यहाँ पे मोड है ही नहीं, तो इंडिया में हम इसको कहते हैं ऑल मोड, याद रखें। इसके बाद आता है हमारे पास इस तरह का सीरीज, ये देखें ये सीरीज है हमारे पास, इसको हम सबसे पहले सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 3 हमारे पास 2 बार है, ठीक है, उसके बाद 4 हमारे पास 2 बार है, उसके बाद हमारे पास
5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। अब देखिए यहाँ पे 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 4 भी 2 बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोड हुआ वो 3 भी मोड हुआ और 4 भी मोड हुआ। इसको हम कहते हैं बाई मोडल। अगर आपको याद है, मैंने आपको कुछ टाइम लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था कि मल्टी मोडल बाई मोडल क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पे 2 मोड्स हैं, इसलिए हम इसको बाई मोड कहते हैं। अगर 5 भी रिपीट होता है तो हम इसको ट्राई मोडल भी कह सकते हैं। तो जनरली हम इसको कहते हैं मल्टी मोड। अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज जो है रिपीट हो रही हैं सेम नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसको हम मल्टी मोड कहते हैं। लेकिन इसमें 2 वैल्यूज जो है रिपीट होते हैं 3 एंड 4, तो हमारे पास 3 एंड 4 यहाँ पे 2 मोड बन गए। ठीक है, बाई मॉडल है ये हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, इफ देयर आर मोर देन 2 मोड्स इन अ डेटा सेट इट इज कॉल्ड मल्टीमोडल डेटा। उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीमोडल डेटा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज रिपीट होते हैं 3 एंड 4, और दोनों 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी 3 और 4, हाँ 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास मोड 2 बनते हैं, 3 एंड 4। इसके बाद आते हैं हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जो है मैंने आपको बताया, इसमें अगर अब हमें मोड कैलकुलेट करना है तो इसमें ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। इसमें भी हमने देखना है कि अगर आपके पास जो है एक तरह से ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, दूसरी तरह से आपके पास जो है फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। ये देखिए आपके पास तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ पे जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका मोड बनता है, सॉरी उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन है, वही आपके पास मोड बनता है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू जो है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10, लेकिन इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे वैल्यू है वो 20 है, इसलिए आपके पास यहाँ पे मोड 20 बनता है। बिल्कुल सिंपल है यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में। इसके बाद आता है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं पूछा जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज में, थोड़ा सा ये लेंथी है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं आसान क्वेश्चन पूछने की जो 1 मिनट में सॉल्व भी हो जाए। ये हो सकता है पूछा भी जाए, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको मुश्किल भी हो जाएगा, वहाँ पे कैलकुलेट करना है 1 मिनट में नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी आप फॉर्मूला याद रखें, एटलीस्ट वहाँ से भी आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ है बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है। अब यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 12। जब आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, देखिए यहाँ पे स्टेप्स मैंने बताए हैं, चेक इफ फॉर एक्सक्लूसिवनेस। तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक्सक्लूसिव जो है सीरीज़ है, हमारे पास हाईएस्ट जो है फ्रीक्वेंसी वो 12 है। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लास बिकम्स द मॉडल क्लास। अब जो है ये हमने क्लास सेलेक्ट किया, ये हमारे पास मॉडल क्लास बना। इसी से हम मोड कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से? देखें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पहले देखनी है, 12 है, तो ये हमारे पास बना मॉडल क्लास। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास फॉर्मूला है वो है z इक्वल टू, यानी कि मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। इसीलिए मैं कह रहा था चांसेस कम है आने के, लेकिन फिर भी आप याद रखें। यहाँ पे L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के ऊपर जो है हमारे पास क्लास, F2 होता है पोस्ट मॉडल क्लास, यानी कि पोस्ट मॉडल क्लास के नीचे जो हमारे पास क्लास है, और उसके बाद H होता है हमारे पास अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या है? देखिए, ये देखिए हमारे पास, ये है हमारे पास मॉडल क्लास। ठीक है, इसका लोअर लिमिट 40 है, अपर लिमिट इसका 50 है। इसके बाद प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है। ये सारी वैल्यूज जब आपके पास आ जाती है तो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं मोड। इसके बाद देखें, यही वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हैं। हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो है 40। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने जो देखना है वो है F1 माइनस F0। F1 यानी कि हमारे पास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है हमारे पास 12। प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 10 डिवाइड बाई 2 टाइम्स मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स F1, यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 12 है, माइनस F0 यानी कि फ्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो 10 है, पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाइड बाय इस किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो H इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है या क्लास विड्थ है वो हमारे पास 10 आ जाती है, उससे मल्टीप्लाई करना है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आता है 42.5। इस तरह से जो है मोड आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज एंड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। तीनों चीज़ें मैंने आपको बताया किस तरह से मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे मैं आपको बताता हूँ।
ये सॉल्व करेंगे थोड़े आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा गिवन इज 30, हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है, इसका मीन हमारे पास 30 दिया गया है, एंड फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो फाइंड द मीन। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और हमने इसका मीन भी कैलकुलेट करना है। देखें, किसी ने स्टूडेंट ने पूछा था, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव जो है सीरीज़ है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी दी गई है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास यहाँ पे डैश दिया गया है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास मीन दिया गया है और हमने जो है मीडियन भी कैलकुलेट करना है और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है कंटिन्यूस सीरीज में भी एफएक्स कैलकुलेट करना होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 10, 5 इंटू 3 इंटू 10, इसके बाद हमारे पास 4 इंटू 15 60, 25 इंटू 1 25। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है वैल्यू, तो यहाँ पे हम इसको F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। F1 इंटू 35 इज 35 F1, 2 इंटू 45 इज 90, 555 इंटू 1 इज 55। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आई। इसके बाद आपने कम्युलेटिव इसको इसी तरह से रखना है, क्योंकि हमने पहले मीन जो है, मीन में से ही वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये वाला वैल्यू। इसको आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप भूल जाएं। तो हमारे पास ये आया, इसको सम करते हैं तो ये हमारे पास आता है 240 प्लस 35 F1। तो ये हमारे पास आए फ्रीक्वेंसी 10 प्लस F1। अब हम देखते हैं हमारे पास मीन के लिए फॉर्मूला है। मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास कितना आया, समेशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास आया 240 प्लस 35 F1। तो ये हमारे पास आया, डिवाइड बाई एफ समेशन ऑफ एफ, वो हमारे पास आया 10 प्लस F1, इक्वल टू मीन हमारे पास दिया गया है 30, वो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 300 प्लस 30 F1। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास 60 बच जाएगा। ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास 5 F1 बच जाएगा। तो ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 5, ये आपके पास आ जाएगा F1 का वैल्यू 12। अब आपके पास F1 का भी वैल्यू आया, F1 का वैल्यू हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू, मिसिंग वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करना था, ये हमने कैलकुलेट किया, ये हमारे पास 12 आया। अब आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमने देखना है कि सॉर्टेड है या ऑलरेडी सॉर्टेड है। इसके बाद आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, ये हमारे पास 2 है, उसके बाद 4 से प्लस करें तो ये हमारे पास 6 बना, उसके बाद 1 हमारे पास है तो 7 बना, उसके बाद 12 है तो 19 बना, उसके बाद 2 है तो 21 बना, उसके बाद 1 है तो 22 बना। इनको सम करना है ना कम्युलेटिव के लिए, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास बना 22। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। अब हमने मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला n डिवाइड बाई 2 था आइटम, वो है हमारे, याद रखें कंटिन्यूस सीरीज की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 था आइटम, ये हमारे पास आया 22 डिवाइड बाई 2 विच इज 11। तो यहाँ पे हमारे पास 11 वैल्यू आया। अब हमने जो है 11 देखना है कौन सी क्लास में फॉल करता है। तो 11 कौन सी क्लास में फॉल करता है, ज़रा देखें यहाँ पे। तो इसमें तो फॉल नहीं करेगा, ये उससे कम है, इस वाले क्लास में फॉल करेगा। ठीक है, तो ये क्लास आपने देखा, तो इसमें से आप जो है अब मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है L1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एम माइनस सी पी। बिल्कुल देखिए लोअर लिमिट क्या है उसका, उसके बाद क्लास इंटरवल क्या है, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी क्या है, मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया, एम का वैल्यू आया, वो हमारे पास 11 आया, माइनस हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आपको मीन मिल जाएगा, ये हमारे पास आता है 33.33। इस तरह से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना हो तो। ठीक है, वैसे आपको जनरली जो मैंने अभी तक क्वेश्चन देखे, वहाँ पे आपको सिंपली जो है इंडिविजुअल सीरीज़ या डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए ही मीडियन या मीन वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास एक और इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसके ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज दिए गए हैं 4, 6, 8, 12। ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, मैं थक भी गया हूँ अब। ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। इन द अबव एग्जांपल इफ मीन इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर इस एग्जांपल में मीन 2 से बढ़ाया जाता है, व्हाट विल हैपन टू द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इफ ऑल आर इक्वली अफेक्टेड। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए हमारे पास जो है मीन जो है हमारे पास सम, अगर हम सम करेंगे इन ऑब्जर्वेशंस का, इनका प्लस करके देखें, ये हमारे पास समेशन कितना आता है इनका, ये हमारे पास 10 प्लस 12 इज 22, 22 प्लस 8 इज 30, 30 प्लस 10 इज 40। तो 40 आता है हमारे पास समेशन। मीन होता है हमारे पास समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज इक्वल टू 8। ठीक है,
समेशन हमारे पास 40 आया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तो ये हमारे पास 8 आया। ये आपके पास मीन आया। लेकिन कहते हैं अगर मीन को 2 से बढ़ाया जाए तो हमारे पास हर एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू कितने से बढ़ेगा। देखिए हमारे पास जो है मीन 2 से बढ़ाया जाएगा तो हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। ये जो आपके पास इंक्रीज्ड वैल्यू है ये 2 से अगर बढ़ाया जाएगा उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो हाँ, ये हमारे पास 2 डिवाइड बाई 5 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास 0.4 बनता है। तो हर एक ऑब्जर्वेशन है वो 0.4 से, हर एक ऑब्जर्वेशन जो है 0.4 से इक्वली इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट 3 आइटम्स आर इंक्रीज बाय 2। हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हर पहले 3 जो हमारे पास जो आइटम्स है इनको 2-2 से हम इंक्रीज करते हैं, प्लस 2-2 करेंगे इनमें तीनों ऑब्जर्वेशंस को। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द लास्ट 2 आइटम्स सो दैट मीन रिमेन सेम। लास्ट 2 आइटम्स जो हमारे पास है इनका वैल्यू किस तरह से हमें रखना चाहिए ताकि मीन में कोई फर्क ना पड़े। हमने पहले 3 का तो 2-2 से बढ़ा दिया, लेकिन लास्ट 2 में हम क्या कम करेंगे या क्या बढ़ाएंगे ताकि मीन में कोई फर्क ना आ जाए। देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंस 2 इज इंक्रीज इन ईच ऑफ द 3 वैल्यूज, जो हमारे पास पहले 3 वैल्यूज हैं उनमें 2-2 हमने बढ़ा दिए हैं, दैट इज ओवरऑल 6 इज इंक्रीज इन फर्स्ट 3 आइटम्स। तो पहले 3 आइटम्स में टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हुआ। टू कीप द मीन अनअफेक्टेड, मैं इसलिए ये इबारत लिखता हूं ताकि आप लोगों को ये याद रखें, क्योंकि कुछ जो हमारे पास नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से मैथमेटिकल टिपिकल पॉइंट्स याद नहीं रख सकते हैं, तो ये चीज़ें याद रखते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ये मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस याद रहना चाहिए आपको। टू कीप द मीन अनअफेक्टेड, तो पहले 3 ऑब्जर्वेशन में बड़ा 6 से, तो अब हमने क्या करना है, दिस 6 शुड बी डिक्रीज्ड फ्रॉम द नेक्स्ट 2 आइटम्स। तो ये 6 जो है नेक्स्ट 2 आइटम्स में माइनस होना चाहिए, विच मीन्स 3 विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द लास्ट 2 आइटम्स। तो लास्ट 2 आइटम्स में से हमने 3 माइनस करना है ताकि 6 ही माइनस हो जाए लास्ट 2 ऑब्जर्वेशन में, तो हमारे पास मीन जो है बराबर आ जाएगा। तो न्यू सीरीज आपके पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास था 4 6 8, अब हमारे पास 2-2 हमने बढ़ाया तो ये हमारे पास बन जाएगा अब 6 8 एंड 10। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारे पास था 10 एंड 12। ठीक है, ये था ना 10 एंड 12, तो इसमें से हम 3 कम करेंगे तो ये हमारे पास 7 बच जाएगा, इसमें से भी हम 3 कम करेंगे ये हमारे पास 9 बच जाएगा। तो अब हमारे पास नया मीन जो है, अगर आप देखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर से सम करें, 6 + 8 + 10, ये हमारे पास कितना आया 18, 18 + 6 इज 24, 24 + 7 is 24 + 7 is 31, 31 + 9 is 40। तो ये भी आपके पास यहाँ पे 40 ही बनता है, 40 / 5 फिर से 8 बना आपके पास मीन। तो यहाँ से आपने अगर पहले 3 ऑब्जर्वेशंस में कुछ वैल्यू बढ़ जाता है तो आप लोग को मीन सेम रखना है, तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से आपने इक्वली जितना आपने वैल्यू पहले आइटम्स में बढ़ा दिया उतना इक्वली उनमें से कम करना है। तो इसके बाद ही आप क्या जो ये मेजर सबसेंट्रल टेंडेंसी है ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीटली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई एम श्योर कि आपको ये आज के रिवीजन में सारा क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर से एक बार इस लेक्चर को देखें, आराम से इसका जो है स्पीड कम करके देखें, इन सारी चीज़ों को जो है अपने जहन में रखें, जहन नशीन करें सारी चीज़ें, ताकि कल एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पहले भी आपने एफए में अच्छी तरह से स्टार्ट किया है, चाहे बाकी एग्ज़ाम्स जो भी बच्चे दे चुके हैं कहीं पे उनको स्टार्ट में दिक्कत नहीं आई है। मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को भी इंशाल्लाह दिक्कत नहीं आएगी। स्टैट अगर आप देखें, जब मैंने एफए के लिए पढ़ाया था तो या पीए के लिए पढ़ाया था, आई बिलीव कि होल JNK हैज़ फॉलोड माई वीडियोस। वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा मेरे वीडियोस के व्यूज़ थे। वहाँ आपको पता चल सकता है कि मेरी ही जो है, इवन कि मुझे जो हमारे पास पेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं जम्मू में, श्रीनगर में, वहाँ के बच्चे मुझे कॉल करके कहते थे कि सर हम आपकी स्टैट को फॉलो करते हैं। तो जब किसी को दिक्कत नहीं हुई, इंशाल्लाह आप लोगों को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये सीरीज़ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम जल्द। बहुत सारे मेरे भी मसरूफियात होते हैं लेकिन मैं टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए। बस आप जो है, आपका जो है सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करें। और अगर आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए जो हम कंप्यूटर्स वगैरह के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस जो है वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम पेज है हमारे पास, अंजुम सर्स क्लासेस, तो वहाँ उसको आप ज्वाइन करके जो है आपको पीडीएफ्स भी हासिल कर सकते हैं। यही से आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, बिल्कुल ना उम्मीद ना हो जाएं किसी चीज़ से, जो होना था हो गया। अब जो है अपनी अच्छी तरह से प्रिपरेशंस करें और इस बार जो है अच्छी तरह से क्वालिफाई करें। यही से आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।